तो आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जो भारतीय इतिहास के विषय में। इसमें देखेंगे हम मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही है। इसमें देखेंगे हम पहले 2 टॉपिक कर चुके हैं और ये अभी तीसरा टॉपिक करेंगे। जैसे आप देखो, भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, ये टॉपिक हो चुके हैं। आज हम देखेंगे खिलजी वंश, इसके विषय में देखेंगे। इससे जो भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं उन सभी के विषय में बात करेंगे। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न कोश से। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अगला? सेकेंड नंबर देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया गया है देखते हैं। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ज़ियाउद्दीन बनी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। उसने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही, ये इंपॉर्टेंट है, में इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जफर खान की मृत्यु हुई थी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना के दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 5 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, तो पति का नाम सही हो जाएगा आपका डी, राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी, इसको याद रखना है किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मलिक काफूर को। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 6 नंबर का। मलिक काफूर को हजार दिनार के नाम से जाना जाता था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कब देखते हैं कथन और कारण से संबंधित है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये देखना है। इसका कारण क्या है? ये दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका सही आंसर आपका सी होगा। ए सही है लेकिन परंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः एक कथन सत्य है।
और कथन आर गलत है, कारण आल गलत है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 1 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? आपका रामचंद्र देव। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है आपका। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर मिलान करना है आपको। देखना है इसमें आपका, देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रणथंभौर किसका है? हमीर देव। चित्तौड़ राणा रतन सिंह। देवगिरी राजा राय रामचंद्र। गुजरात कर्णदेव से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर का भी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इनका कालानुक्रम है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम है गुजरात 1299 ईस्वी में, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 तथा वारंगल 1310। अतः आपका अभिष्ट उत्तर कौन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देखते हैं प्रश्न नंबर 11। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। देखते हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन आपका ये दिए गए हैं, देखिए मलिक काफूर सही होगा। मानचित्र में दिए गए मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो आपका मलिक काफूर था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या था। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर वाला है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिराज, पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर क्या है। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, यानी 50% तक कर दिया था? कौन कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसका कौन था? 14 देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। इसका अलाउद्दीन ने भूमि का जो विस्तार बढ़ाया था, इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर राजस्व व खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अभी तक किसी ने नहीं किया था, लेकिन इसने राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने दो नवीन कर ध्यान देना है, कौन कौन से थे? एक आपका था मकान कर, जिसे करी कर बोलते हैं, और दूसरा था आपका चराई कर। ठीक, चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। इनमें दोनों में डिफरेंट है कि मोहम्मद जो तुगलक ने लगाया था वो अनुमान पे लगाई थी, लेकिन ये जो है पैमाइश के आधार पर थी, नापने के बाद ही लिया दी थी।
देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व का 50% कर दिया वह था, कौन था? इसमें ऑप्शन दोनों दिए गए हैं, इसलिए ए एंड बी दोनों हैं, अलाउद्दीन खिलजी भी और मोहम्मद बिन तुगलक भी, क्योंकि अलाउद्दीन पहले किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में किया, इसलिए ऑप्शन में ए एंड बी दोनों दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। कि सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दुआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस भी ले लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। देखते हैं अगर इसका एक्सप्लेनेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था शांति व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकी थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अगला प्रश्न है देखते हैं 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कथन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था और कारण क्या है? आर, वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये गलत है, ऑप्शन कथन सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा आपका। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है? अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक काफूर को सेना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी ने इन सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। अतः कथन सही है किंतु कारण क्या है? किंतु कारण गलत है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है? 18 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। इन बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण
पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। कौन था? पहला सुल्तान था जिसने नगद वेतन दिया। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि इतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। तो उसने फिर अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिक के वेतन में कमी की। सैनिकों के वेतन में उसने कमी कर दिया, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें, इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन पहले देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? बहुत कम सफलता प्राप्त की। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार मुख्यतः एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सबके लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक काबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। अगला प्रश्न है 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, जो राशन प्राप्त होता है वही है। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी, और यदि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपका डलहौजी के समय हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। देखते हैं नेक्स्ट 23। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो वही आंसर है फिर से, क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है 24 नंबर। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। एक था आपका घड़ी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अगला नंबर है 25 नंबर। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 25 नंबर का। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर अलाउद्दीन के एक विश्वास पात्र गुलाम अधिकारी मलिक इजुद्दीन काफर सुल्तानी द्वारा रोक दिया गया था, और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मुकदमों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाला था। ये सही होगा। देखते हैं। और 30 नंबर है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी सही है, 2 केवल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण
इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था पहला मंगोल आक्रमण? ये अक्सर आता है इल्तुतमिश के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमणकाली तुगलक ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमाशरीन के नेतृत्व में मंगोल अभियान हुआ था, लेकिन कलानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को विफल कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। उसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की एकताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की। अगला प्रश्न 28 नंबर है, देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, उसका मिलान करना है। ये सही है, ये भी सही है। होयसाल वीर बल्लाल से था। मदुरा, ये भी सही है। ये देवगिरी, ये नहीं सही है। रामचंद्र देव देवगिरी से संबंधित थे। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का तत्कालीन शासक प्रताप रुद्र द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 29। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसमें ऑप्शन नहीं है। मुबारक था जो विरोध किया था और सभी नहीं किए हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया। केवल मुबारक, इसको याद रखना है, केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। किसने स्वयं उपाधि धारण की? मुबारक ने खलीफा की उपाधि धारण की। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक खिलजी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया गया। ध्यातव्य है कि इस युद्ध में खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक फखरुद्दीन, ये याद रखना है, मलिक छाजू ने नेतृत्व किया था। देखते हैं फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका तुगलक वंश। मिलते हैं। यदि वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।